हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स, है ना। पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मेथड क्या है हमारा? सेडिमेंटेशन मेथड, या फिर जिसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड भी बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्लियर है। हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, फार्मूला कैलकुलेट करना है कि कैसे हम किसी भी पॉलीमर का सेडिमेंटेशन मेथड या फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे मैं वीडियो लेक्चर्स में आपको क्लियर कर दूंगा कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि सेडिमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है? द सेडिमेंटेशन मेथड इज वाइडली यूज्ड मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मैक्रोमोलेक्यूल्स। तो क्या होता है? सेडिमेंटेशन मेथड का यूज बहुत होता है किसका निकालने के लिए? मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, मैक्रोमोलेक्यूल्स के लिए। सेकंड पॉइंट देखते हैं, दिस मेथड इज प्रपोज्ड बाय द स्वीडबर्ग, है ना। 1927 से 1931 के बीच में इसके द्वारा ये प्रपोज किया गया है, स्वीडबर्ग के द्वारा। अगला है, सेडिमेंटेशन मेथड आर बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ द सेटिंग ऑफ द पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन ए फ्लूइड। तो देखिए, सेडिमेंटेशन मेथड में तो सिंपल सा अगर हम जानते हैं, सेडिमेंट किसको बोलते हैं हम लोग? सेडिमेंटेशन होना। मान लेते हैं एक बीकर है, बीकर में क्या है? एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में, और इसमें हम क्या डालते हैं? इसमें हम सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डालते हैं, है ना। बहुत सारे इसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स था वो क्या हो जा रहा है? जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है वो तो मान लो सॉल्वेंट है ये, और जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है ग्रीन का जो है ना, वो नीचे में क्या होता है? सेटल डाउन हो जाता है। ये जो नीचे में क्या हो जाता है? उस बीकर के सेटल डाउन हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन मतलब जो भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूशन में, उसका नीचे सेटिंग डाउन हो जाना ही क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन कहलाता है। तो हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे, बट थोड़ा इसमें चेंजेस है ना, अभी देखने वाले हैं। उसके बाद दिस मेथड इज यूज्ड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट। तो इस मेथड के लिए हमें कैसा चाहिए? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट चाहिए। समझ लेते हैं सेंट्रीफ्यूज क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूज मतलब हम समझते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि एक्सिस है यहाँ पर, है ना। उसके अराउंड किसी चीज़ को हम घुमा रहे हैं, अराउंड हम किसी चीज़ को घुमा रहे हैं, उस एक्सिस पे घुमा रहे हैं, तो बाहर की ओर जो फोर्स लगता है, एक होता है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की ओर, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? सेंट्रीफ्यूज बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर अंदर की जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक। तो होता क्या है इसमें? जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या फिर किसी भी मटेरियल को अगर हम बाहर की ओर घुमाएं, किसी एक्सिस पे किसी भी चीज़ को घुमाते हैं, तो उसमें एक बाहर की ओर फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो उसी फोर्स का हम इस मेथड में यूज़ करते हैं, हमें क्या करने के लिए? मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए, किसी भी मैक्रोमोलेक्यूल्स मतलब पॉलीमर के लिए। ठीक है, तो इस पूरे इस वीडियो में मैं एज अ पार्टिकल्स मान के चलूँगा, है ना। किसको? हमारे जो पॉलीमर को हम क्या मान के चल रहे हैं अभी यहाँ पर? पार्टिकल्स मान के चल रहे हैं। ठीक है, और वो मैक्रोमोलेक्यूल्स ही है, लेकिन बोलने में क्या है? हम छोटा पार्टिकल्स लेके चल रहे हैं उस मेथड को समझने के लिए, ताकि हमें समझ में आ जाए कि मेथड काम कैसे करता है। तो मेथड को समझने के लिए क्या करना है? हमें नॉर्मली पार्टिकल्स मान के चलना है पॉलीमर को। तो यार पूरे वीडियो लेक्चर्स में पार्टिकल्स लिखा है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं जनरली सेडिमेंटेशन मेथड में दो मेथड हम पढ़ते हैं, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड और सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड। तो एक चीज़ याद रखेंगे, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड से हम क्या फाइंड करते हैं? वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, है ना। वेट एवरेज जो मॉलिक्यूलर वेट है एम डब्ल्यू, उसको हम लोग निकालते हैं। और सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड से नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एम एन करके है इसका भी मैंने वीडियो लेक्चर बना दिया है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को आप देखोगे पॉलीमर केमिस्ट्री का, तो उसमें वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो हमें पॉइंट बस याद रखना है कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड से फाइंड होता है, और सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम से हमें वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। तो जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल अभी बताया है आप लोगों को, ये वाला है ना, कि बीकर में हमने सॉल्यूट लिया है, सॉल्यूशन लिया है, तो क्या हो रहा है? कुछ टाइम बाद वो सेटल डाउन हो रहा है। तो ये जो नॉर्मल ये इक्विलिब्रियम मेथड हो गया, क्योंकि हमने क्या किया? इसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया है, उसको लिए और कहीं पे रख दिए, तो टाइम के साथ धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? सेटल डाउन हो रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम मेथड कहलाता है। लेकिन हम इसमें उसको किसी एक्सिस के राउंड, जैसे मैं नीचे वाला बताया, किसी एक्सिस के राउंड को हम घुमाते हैं, है ना, तो क्या होता है? फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने लगता है, बाहर की ओर जो फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके बेस पे हम सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड को फाइंड करते हैं। आगे देख लेते हैं उसको क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे पहले देखें सेंट्री सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड।
तो सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड टेक प्लेस सेवरल डेज फॉर कंप्लीशन बिकॉज ऑफ वेरी लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अप्लाइड। तो इसमें क्या होता है, बहुत कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होने की वजह से क्या होता है, इसमें ये बहुत टाइम लगता है, सेवरल डेज लग जाता है हमें क्या करने के लिए, उसको सेटल डाउन करने के लिए। तो ये हमारे लिए उतना सही नहीं है। हम सेकंड देखते हैं सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड। इसमें क्या होता है, ये फास्ट होता है, ये क्विकर मेथड है। ये बेस्ड ऑन सेडिमेंटेशन वेलोसिटी प्रीफर्ड एज मच एज हायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन ऑर्डर टू 50,000 टाइम्स द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी से हमें 50,000 गुना ज़्यादा स्पीड से हम क्या चलाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। मतलब हमारे ये एक्सिस है, एक्सिस के अलावा हम इसको बहुत फास्टली घुमाते हैं, है ना। कोई भी हम जो इंस्ट्रूमेंट है अपना मान के चलिए, उसको बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, इंस्ट्रूमेंट के अराउंड घुमाते हैं, जो एक एक्सिस के अराउंड घुमाते हैं, तो उसके बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को, जैसे मैंने बताया भी है कि क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें कितना है, 50,000 टाइम ज़्यादा होता है ग्रेविटी से। तो जैसे कि मैंने ऊपर में ही बताया कि जो सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड है, या फिर इसमें हम समझते हैं, है ना, ये वाला जो एग्जांपल मैंने दिखाया आपको, अगर इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है नीचे में सेटल डाउन हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न यही है कि अर्थ का ग्रेविटी जो है ना, अर्थ का ग्रेविटी क्या करता है, उसको अपनी ओर नीचे की ओर खींचता है, इसलिए वो जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है। तो रीज़न क्या है, अर्थ का ग्रेविटी याद रखेंगे, है ना। अर्थ का जो ग्रेविटी है, खींचने की जो पावर है, उसके थ्रू मॉलिक्यूल जो है सेपरेट्स होता है, सेटिंग डाउन होता है, मतलब नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो ये तो होगा ग्रेविटी। और इसी ग्रेविटी के को हम 50,000 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से हम लोग घुमाते हैं, किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा करके, तो उसको सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड बोलते हैं। नॉर्मल चीज़ है, अब लिख सकते हैं इस डेफिनेशंस को। और इसका दिस प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड इन ए फ्यू आवर्स, ये कुछ ही घंटों में कंप्लीट हो जाता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं एपरेटस का मेन देख लेते हैं, बेसिक क्या होता है एपरेटस में जो हम यूज़ करते हैं सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड को। तो हम आगे जो भी पढ़ेंगे सब क्या रहेगा, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो द एपरेटस यूज फॉर द सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर गोज ऑन रेपिड रोटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन मूविंग बाउंड्री इज फॉर्म एंड बिहाइंड विच देयर इज ओनली सॉल्वेंट। देखिए, ये हमारा क्या है, एक एक्सिस है, जैसे मैंने यहाँ पर डॉट जो दिखाया हूँ, ये क्या है, हमारा एक्स वही एक्सिस है जिसके अराउंड हम क्या कर रहे हैं, उसको राउंड करा रहे हैं, है ना, पूरे से घुमा रहे हैं उसको, अलग अलग टाइम पे दिखाया हूँ, जैसे T1 T2 T3 T4 क्या है, टाइम को दिखा रहा है अलग अलग टाइम पे। यहाँ पे मैंने लिखा है डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो लिया था सॉल्वेंट अपना, जिसमें क्या था, सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है। तो टाइम T2 पे, यहाँ से यहाँ जाने पे टाइम T2 लगा। T2 पे देखिए यहाँ पर सॉल्यूट थोड़ा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया, बाउंड्री बनते जा रहे हैं, है ना, जो लिखा है कि बाउंड्री मूविंग बाउंड्री फॉर्म होते जाता है। ये सॉल्यूट अलग होते जा रहा है, फिर थोड़ा आगे गया तो सॉल्यूट और थोड़ा सेपरेट हो गया, फिर और थोड़ा सेपरेट हो गया। मतलब समय के साथ टाइम्स के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम कंप्लीट होते जाता है, टाइम बढ़ते जाता है, हमारा सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा टारगेट है कि हम किसी को भी सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद फॉर्मूला के थ्रू उसका हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे। तो ये तो नॉर्मली हो गया सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्शन क्या मैंने बताया, इस टाइप से बताया, जो कि बाहर की ओर लगता है। हमेशा याद रखेंगे, एक एक्सिस के अलॉन्ग हम एक उसको रोटेट कराते हैं, जब रोटेट कराएंगे तो बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में। ठीक है, द पार्टिकल अंडर गोइंग सेडिमेंटेशन ऑन ए लिक्विड कॉलम इज सब्जेक्टेड टू ए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए, अगर हम किसी भी, जो मैंने इस टाइप से डिब्बा बनाया था आपके लिए, है ना, जिसमें मैंने दिखाया कि ये क्या हो रहा है, इधर सॉल्वेंट अलग हो गया, सॉल्यूट अलग हो गया, ये क्या हो रहा है, ये इस पर ग्रेविटी भी काम तो कर ही रहा है ना, नीचे की ओर ग्रेविटी जो अर्थ अपनी ओर जो खींचता है, अर्थ का जो अट्रैक्शन पावर है वो काम कर रहा है, तो वो भी फोर्स काम करेगा। और साथ ही साथ अगर हम इस बीकर की बात करें, है ना, इसमें अगर यहाँ से सॉल्यूट को क्या होना है, नीचे आके सेटल डाउन होना है, तो नीचे की ओर जो फोर्स काम करेगा वो कहला रहा है ग्रेविटी, जिसको हम जी से लिखते हैं, याद रखेंगे, है ना। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जी होता है, जी से लिखा जाता है। तो जो ये सॉल्यूट जो है वो क्या चाह रहा है, नीचे सेटल डाउन होना है, लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है इसमें, वो उसको नीचे आने से रोकता है, वो ऊपर की ओर काम करता है फोर्स। वो क्या करता है, ऊपर की ओर काम करता है अर्थ का फोर्स, जिसको हम बॉयंसी कहा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना। जो बायोन्सी फोर्स है वो क्या करता है, वो लिक्विड के द्वारा सॉल्यूट मॉलिक्यूल पे लगाया गया फोर्स, जो कि ऊपर की ओर लगेगा। मान लो लिक्विड, इसी में आप देखते हैं तो, है ना, इस बीकर में जो सॉल्यूट है वो नीचे आना चाह रहा है। नीचे क्यों आना चाह रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और किसका किसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये
अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे सेटल डाउन होना चाह रहा है, बट वो लिक्विड है, जो इसमें लिक्विड है, इसके अंदर में सॉल्वेंट है, वो क्या करता है, उसको नीचे आने से थोड़ा रोकता है, तो ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। कहाँ लगाता है? ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, जिसको हम बॉयंसी फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग लिख दिए। तो टोटल फोर्स कैसे काम कर रहा है? तो एफ, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या लिखेंगे, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है, लेकिन उसमें बायोन्सी फोर्स ऊपर की ओर काम कर रहा है, टोटल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या हो जा रहा है, उसमें थोड़ा माइनस करना पड़ेगा हमें, किसको? बायोन्सी फोर्स को। समझ में आ रहा है? हमें निकालना क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबको पता है कि वो नीचे की ओर अट्रैक्शन है, तो नीचे की ओर आ रहा है, बट उसके अपोजिट कुछ कम कर रहा है बायोन्सी फोर्स, क्योंकि ऊपर की ओर लग रहा है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है एफ इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल इंटू बॉयंसी इंटू जी, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं फोर्स क्या होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से एम इज इक्वल टू एम ए होता है, और ए हमारा क्या होता है? एक्सलरेशन। एक्सलरेशन की यूनिट भी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ग्रेविटेशनल जो जी है ना, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी का जो जी वैल्यू है, उसका भी एक्सलरेशन कितना होता है? 9.8 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जी ले लिया हूँ। तो आप याद रखेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल माइनस बॉयंसी फैक्टर, और ब्रैकेट में लिखेंगे, ऊपर बाहर लिखेंगे जी। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब हम देख लेते हैं बॉयंसी फैक्टर क्या होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल है, एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ पर जो सॉल्यूट का पार्टिकल है उसको स्फेरिकल पार्टिकल माना गया है। ठीक है, स्फेरिकल पार्टिकल माना गया है, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। तो प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट करेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मीडियम। तो जो लिक्विड मीडियम है, जो आपका सॉल्वेंट है, उसका डेंसिटी कितना है, और उस पार्टिकल के वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा? बॉयंसी फैक्टर निकल जाएगा। तो उसी एक्सप्रेशन को आगे हम अब यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखो यहाँ पे लिखा है एज्यूमिंग द पार्टिकल टू बी स्फेरिकल ऑफ रेडियस आर। तो आर रेडियस का कोई भी स्फेरिकल पार्टिकल है, उसके लिए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए फिजिकल टू हम क्या लिखेंगे। देखो यहाँ पर ऊपर वाले एक्सप्रेशन में क्या है, इस वाले में देखिए आप, एफ वाले में क्या है? मास है ये, है ना। तो मास कैसे निकालेंगे हम? तो क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अगर स्फेरिकल हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो उसका डेंसिटी क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और दूसरा है पार्टिकल का डेंसिटी क्या है, यहाँ पर डी माना गया है, जैसे लिखा है यहाँ पर डी। देखो डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल है, और डी डेस क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मीडियम है। तो इस जो फोर्स है, फोर्स में जो मास है, मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी टू वॉल्यूम लिखा हो, इसलिए मैंने देखो यहाँ से एक्सप्रेशन में लिखा है 4 पाई/3 पाई आर क्यूब। इस पॉइंट को याद रखें, क्या है ये? 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पहला टर्म हो गया, मास ऑफ पार्टिकल निकाल दिए। सेम बायोन्सी फैक्टर को भी सेम लिखेंगे। मैंने जैसे बोला हूँ, बायोन्सी फैक्टर भी क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा है वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, ये वाला पॉइंट, प्लस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मीडियम, यही बायोन्सी है ना। तो इसमें भी वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल तो सेम ही है, पार्टिकल का स्फेरिकल शेप है, तो वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी डी डेस लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि डेंसिटी इसका क्या है? ये लिक्विड मीडियम का है। लिक्विड मीडियम का डेंसिटी को यहाँ पर किससे डिनोट किए हम लोग? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मीडियम को डी डेस से, और डी से हम डिनोट किए हैं डेंसिटी ऑफ द इसको, पार्टिकल को। तो इसमें मैंने क्या किया? 4/3 पाई आर क्यूब को बाहर ले लिया है। क्या है ये? 4 है ना, 4/3 पाई आर क्यूब को बाहर लिया गया है। तो बचेगा क्या? डी, और डी डेस नीचे बचा, और जी बचा है। जी ओवरऑल सभी के साथ मल्टीप्लाई है। तो ये वाला एक एक्सप्रेशन हमें मिल गया, जो क्या दिखा रहा है? ये फोर्स क्या दिखा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स को दिखा रहा है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है सॉल्यूट पार्टिकल्स को नीचे सेटल डाउन होने के लिए, लेकिन लिक्विड ऊपर की ओर थोड़ा फोर्स लगाता है उस पर, है ना। लिक्विड भी एक फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की ओर, वो उसको माइनस कर दे रहा था। जितना हम सोचे थे कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने वाला है नीचे अट्रैक्शन के लिए, उतना ना करके थोड़ा उसमें माइनस हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर बायोन्सी फोर्स को उस फोर्स में माइनस कर दिया है। तो ओवरऑल हमारा पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकल गया जो नीचे की ओर काम कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट, या इसी को हम पहला इक्वेशन बोलेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हम देखो सेकंड फैक्टर पे आते हैं। अगर हम किसी भी लिक्विड को, है ना, सेटल डाउन कराना चाह रहे हैं, देखो मैं एक बार पहले भी बता दूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा अगर काम कर रहा है तो सेटल डाउन हो रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे दिखाने का ट्राई करूँ, या फिर ऐसा समझते हैं कि ऐसा कुछ है ना। ये हमारा पहले क्या है? सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट है, इस बीच में क्या है? सब सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट को हम क्या चलाना चाह रहे हैं? सेटल डाउन कराना चाह रहे हैं, मतलब सेपरेट करना चाह रहे हैं ना। तो जब ये सॉल्यूट इधर मूव करेगा, तो इस लिक्विड के साथ फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा ना।
उस लिक्विड में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, क्योंकि लिक्विड में वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में वो सॉल्यूट को मूवमेंट करने से थोड़ा रोकेगा वो। समझ में आ रहा है? सॉल्यूट को हमें अगर इधर मूवमेंट करना है, या फिर हम नॉर्मल केस में देखें तो सॉल्यूट हमें नीचे आता है वो, है ना, सॉल्यूट को नीचे लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस लिक्विड में एक फ्रिक्शन लगेगा, है ना, फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से जिसको बोलते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, वो मूवमेंट को थोड़ा रोकेगा। तो उस फ्रिक्शन फोर्स को भी हम नहीं भूलेंगे। अभी फ्रिक्शन फोर्स कैसे हो रहा है, उस लिक्विड की वजह से हो रहा है, लिक्विड मीडियम की वजह से हो रहा है जिसमें हम सॉल्यूट मॉलिक्यूल को डिजॉल्व किए हुए हैं। तो द पार्टिकल अंडर गोइंग सेडिमेंटेशन मीट्स ए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, देखो इसी को बोला ना, जो फ्रिक्शनल फोर्स मतलब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना, क्या कर रहा है वो, फ्रिक्शनल फोर्स जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है सेपरेट होने से। तो कैसा काम कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, इसलिए लिखा है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आर विच इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी द गिवन मोमेंट। अब देखो ये जो बोल रहे हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके वेलोसिटी के, क्योंकि पता है आपको जितना ज़्यादा स्पीड से वो सेपरेट होना चाह रहा है उतना ही ज़्यादा उस पर क्या लगेगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लगेगा। सिंपल सी बात है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या है, आपका वेलोसिटी है। वेलोसिटी भी क्या होता है, तो डी बाई डी टी, एक्स को रेस्पेक्ट मतलब विस्थापन, या फिर क्या बोलेंगे उसको, पोजीशन चेंजेस को, है ना, वेलोसिटी कहलाता है। तो ये वेलोसिटी है डी एक्स बाई डी टी। तो इस कांस्टेंट को हटाने के लिए, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या लिखा गया है, आर इज इक्वल टू स्मॉल एफ डी एक्स बाई डी टी, इस टाइप से लिख दिया गया। ठीक है, तो एफ क्या है यहाँ पे लिखा है फ्रिक्शनल कोफिशियंट है, जो कि एफ का वैल्यू कितना है, 6 पाई ईटा स्मॉल आर। यहाँ पे लिखते हैं 6 पाई ईटा स्मॉल आर। तो जहाँ पर 6 तो आपको पता है कांस्टेंट है, पाई पाई कांस्टेंट है, ईटा क्या है हमारा, विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी याद रखें क्या है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट बोलेंगे, विस्कोसिटी कोफिशिएंट है, ये भी एक कांस्टेंट ही हुआ। ठीक है, तो वो फिक्स है, किसी भी लिक्विड के लिए विस्कोसिटी कोफिशिएंट फिक्स रहता है लिक्विड मीडियम के लिए, तो हम उसको दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर आर में उस स्मॉल एफ की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 पाई ईटा आर, और क्या है हमारे पास डी एक्स और डी टी। ये हमारा वेलोसिटी हो गया, ये हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा स्मॉल एफ फ्रिक्शनल कोफिशिएंट का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ये हमारे पास एक फोर्स ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन हमें मिला। फर्स्ट इक्वेशन एफ इज इक्वल टू ये वाला है जो 4 पाई बाई 3 आर क्यूब डी डी डेस जी हो गया, और दूसरा इक्वेशन जो अभी हम लोग निकाले ये वाला आर इज इक्वल टू 6 पाई ईटा एन आर। अब इसी इक्वेशन को हम लेके चलना है हमें आगे। तो ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ दिस टू अपोजिंग फोर्सेज द पार्टिकल अटेन्स इन ए इक्विलिब्रियम दैट इज जीरो एक्सेलरेशन एंड अटेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, और द टू फोर्सेज आर एंड बी बैलेंस। तो क्या हो, दोनों फोर्स जो आर और एफ हमने निकाला इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से, वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, तो हम इक्वल लिखते हैं इसको। तो 4 पाई बाई 3 यहाँ पे लिखा गया है डी डी डेस जी, और 6 पाई ईटा आर डी एक्स बाई डी टी लिख दिया गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, डी एक्स बाई डी टी को यहीं पर रखा है, और 6 पाई ईटा आर को नीचे ले आते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल वे में कर दूँ उसको, तो अगर डी एक्स बाई डी टी लिखता हूँ तो इधर क्या है 4 पाई बाई 3 पाई आर क्यूब है, और डी डी डेस जी है, और नीचे में क्या रखेंगे 6 ईटा आर। तो आर, यहाँ से आर एक स्क्वायर, आर स्क्वायर बचेगा, पाई पाई कट जाएगा, और देखो यहाँ पर 2 से कटेगा 2, 3 कटेगा, और जो नीचे में 4/3 का जो 3 नीचे में है ना, तो 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर के 9 हो जाएगा, और इधर क्या बचा है, ईटा बचा है, ईटा बचा, और 2 आर स्क्वायर बचा, क्योंकि यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे 2 आर स्क्वायर डी डी डेस जी बचा है, वे डी एक्स बाई डी टी। ये वाला एक्सप्रेशन आ गया आपका। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग जी जो है ग्रेविटेशनल जो एक्सलरेशन है ग्रेविटी का, जी का वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा ओमेगा क्या है यहाँ पर लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। याद रखना है, जब कोई घूमता है, कोई भी चीज़ को हम रोटेशन कराते हैं ना किसी एक्सिस के पूरे एक राउंड, तो उससे क्या होता है कि एंगुलर वेलोसिटी जनरेट हो जाता है, घूमने की वजह से एक वेलोसिटी जनरेट होता है, उसमें ओमेगा स्क्वायर। अब एक्स से क्या है, उस पोजीशंस को दिखा रहे हैं। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिखे, जी का वैल्यू हमने पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर एक्स यहाँ पे पुट कर दिया, देख रहे हो। तो अब इसके बाद क्या किया गया है, देखो आप, ये डी एक्स है और ये एक्स है, तो एक्स को नीचे ले आए हैं, डी एक्स बाई एक्स लिख दिया गया है, और डी टी को हम राइट साइड लेके चले गए हैं। तो 2 आर स्क्वायर, ये हो गया डी डी डैश 6/9 ईटा, और ओमेगा स्क्वायर और डी टी, ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया। ओवरऑल क्या एक्सप्रेशन मिल गया। तो डी एक्स
बाई एक्स को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस एक्स सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये है हमारा रोटेशन है, यहाँ से x सेंटीमीटर डिस्टेंस में जो क्या है पोजीशन है उसका, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का, x सेंटीमीटर में जो पार्टिकल है उसके जो घूम रहा है इस राउंड में, एक राउंड में घूम रहा है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, तो x सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी को dx के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल तक हो गया। अब हम आते हैं, हम बात करते हैं कि पूरे पार्टिकल का पूरा सेपरेट होने के बाद फाइनल कितना हमें मिलेगा, है ना, जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि x1 पोजीशन से लेकर के x2 पोजीशन तक में क्या क्या हुआ, और टाइम हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग टाइम से लेकर के लास्ट टाइम के बीच में ओवरऑल हमारा वैल्यू क्या हमें जो रिजल्ट मिलता है। तो एज द पार्टिकल अंडरगो सेडिमेंटेशन द वैल्यू x एंड dx/dt गोज ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली। तो पता है जैसे जैसे पार्टिकल का सेडिमेंटेशन होते जाएगा, मतलब प्रोसेस काम करते जाएगा, तो जो वैल्यू है x, जैसे मैंने भी बताया था, वैल्यू जो x है या डिस्टेंस है वो क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, और उसका वेलोसिटी भी चेंज होते जाएगा, कितना स्पीड से जो घूम रहा है उसके अकॉर्डिंग वो जो सेपरेशन का जो प्रोसेस है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का या फिर सॉल्यूशन का बोलेंगे, वो क्या होते जाएगा, वो समय के साथ चेंज होते रहेगा। इसलिए dx/dt भी चेंज होगा, और dx/dt क्या है, हमारा वेलोसिटी है। अब देखते हैं, तो कंसीडर है पार्टिकल आ रहा है डिस्टेंस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं x1 से लेकर के t1 समय पे स्टार्ट किया हमारा एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमने क्या कर रहे हैं, x2 पोजीशन पे पहुंच गया, जब टाइम पहुंचा t2 पे, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो देखो इसी इक्वेशन को, जो ऊपर इक्वेशन जो आया है यहाँ पर, है ना, जो इक्वेशन यहाँ पर आया है उसी को हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस साइड को x1 से लेकर के x2 में, इधर को t1 से लेकर के t2 में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। तो देख रहे हो यहाँ पर dx/x लिखा गया है, यहाँ पर x1 से लेकर के x2 में इंटीग्रेशन है, वैसे 2r² d1 है ना, और ये 9 ईटा ओमेगा स्क्वायर dt को कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है, तो टी1 से लेकर के टी2 के बीच में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर, देखो x1 dx/dx लिखा गया इक्वल 2r² d/dx 9 ईटा ओमेगा स्क्वायर। देखो अभी पूरा टर्म आपका, ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें t का फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, और t का फंक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब क्या है, कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए बाहर कर दिया गया, ओनली बचा ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ओनली किसका करना है, हमें dt का करना है, इधर किसको करना है, dx/x का। तो मैं पहले ही बता दूं, है ना, 1/x अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, dx इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, log x होता है। वैसे अगर हम नॉर्मल 1 है और इसको dt को इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, t होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में क्या dt वाला ये वाला एक्सप्रेशन लग रहा है, अब ये 1/x ये वाला जो है ना आपका, ये वाला क्या है, 1/x dx है, ये x1 से x2 है, क्या होगा, ये होगा आपका log x। तो इसको हम लिखते हैं log x, x1 से x2, इसी को यहाँ पर लिखा गया है log x, x1 x2 लिमिट है इसका, और ये तो पूरा कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर दिया गया, और ओनली मैं जैसे बताया कि ओनली dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, इसीलिए t हुआ, और कहाँ से लिमिट है, t1 से लेकर के t2 तक लिमिट है। तो एक आ जाएगा log x2 माइनस log x1, log का प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं, लिमिट को ऐसे पुट करते हैं, तो log x की जगह एक बार x2 रखेंगे, फिर माइनस लिखते हैं, और log x1 लिखेंगे, अब इधर क्या लिखेंगे, 2r² d/d 9 ईटा ओमेगा स्क्वायर, वैसे t का लिखेंगे सेम, t2 माइनस t1, तो क्या पता होगा आपको, लिमिट को इस टाइप से रखा जाता है ना। तो log a रूल होता है log a माइनस log b इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, log a/b लिख सकते हैं, इसलिए हमने log x2/x1 कर दिया है यहाँ पर देखिए, और 2r² d n ईटा लिखने के बाद t2 माइनस t1 है। अब देखो log x2/x1, और हम यहाँ से क्या किए, ये पूरा टर्म को हम यहाँ से ये पूरा टर्म को कहाँ ले आए हैं, हम पूरा टर्म को नीचे ले आए हैं, तो बचा क्या यहाँ पर 2r² d 9 ईटा। तो ये पूरा जो टर्म आपको ये जो आया है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, नाम एस से डिनोट कर रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो ये वाला, तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, ये पूरा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट हो गया, तो 2r² d और 9 ईटा। ठीक है, तो अगर हमें सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पता हो जाएगा, है ना, अगर एस वैल्यू हमें क्या हो, नो हो जाएगा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पता हो जाएगा, तो क्योंकि विस्कोसिटी भी हमें पता रहता है, ये डेंसिटी है ना, एक पार्टिकल का डेंसिटी है और एक लिक्विड मीडियम का डेंसिटी, ये भी हमें पता रहता है। तो अगर सब चीज़ पता है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, आर का वैल्यू
इजीली हम फाइंड कर सकते, लिखा गया है। तो नोइंग एस वी कैन इजीली कैलकुलेट आर का वैल्यू, रेडियस हम निकाल सकते हैं। और रेडियस हम निकाल लिए तो किसी भी मास ऑफ पार्टिकल अगर निकालना है, मॉलिकुलर वेट निकालना है, मतलब किसी भी पार्टिकल का, यूजिंग कौन सा फार्मूला लेंगे फिर, ये वाला जो फार्मूला मैंने लिखा है, एम इज इक्वल टू 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब डी, ये यूज़ करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, उसका मॉलिकुलर वेट मास निकाल सकता हूँ। तो इजिली कैलकुलेट आपको लिखना है, इफ वी नो वैल्यू ऑफ एस वी कैन इजिली कैलकुलेट आर, एंड बाई यूजिंग आर वैल्यू, मास ऑफ द पार्टिकल या पॉलीमर, बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन इजिली कैलकुलेट। तो ये नॉर्मल हो गया कि हम कैसे कैलकुलेट किए, हमने क्या निकाला, हमने देखा कि अगर हमें सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का वैल्यू मिला तो वहाँ से हमने आर फाइंड कर लिया, और आर फाइंड कर लिए तो हम इसमें डायरेक्टली एम इज इक्वल टू 4/3 πr³ डी लगा करके हम लोग उसका डेंसिटी, देखो यहाँ पे डी लिखा हूँ मैं ना, अगर ये डी है मतलब ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल है, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल है, याद रखना। तो डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल है मतलब सिंपल है, तो हमें पार्टिकल का तो निकालना है, मास निकल जाएगा। अगर मैं इसमें एन, अब देखो नीचे वाला फार्मूला को, नंबर एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड में हम नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो अगर नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा तो हमें क्या इसमें पूरे जो मॉलिक्यूलर वेट में है ना जो निकाले उसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई है एन का, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई कर दिए, जितने नंबर ऑफ हमारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हमें पता है कर देते हैं, तो हमसे क्या निकाल सकते हैं, नंबर एवरेज, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा मेथड सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड। तो सेडिमेंटेशन का मीनिंग तो आप समझ गए कि इसमें सेडिमेंटेशन मतलब नीचे अलग अलग सेपरेट होता है, इसलिए सेडिमेंटेशन मेथड है, फिर ग्रेविटी पे काम करता है इसलिए इसको सेडिमेंटेशन मेथड बोलते हैं। साथ में दूसरा पॉइंट लिखा था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन लिखा था मैं, है ना। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन थोड़ा डिफरेंट है, देखो सेंट्रीफ्यूगेशन से समझ में आ रहा है आपको कि सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की ओर, रोटेशन कराते हैं, तो इसकी वजह से इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड भी बोल सकते हैं। लेकिन अल्ट्रा बोलने का रीज़न यही है कि हम नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेंगे तो नॉर्मल स्पीड से घुमाते हैं उसको, है ना। लेकिन इसमें क्या है, उसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड से घुमाया जा रहा है, लिखा है ना 50,000 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 50,000 गुना ज़्यादा स्पीड से नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में उतना स्पीड से घुमाया जा रहा है, इसलिए क्या बोला जा रहा है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। क्योंकि ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं जिसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उसको रोटेट करा सकता है किसी भी एक्सिस के अराउंड पूरा, इसी वजह से क्या बोला जा रहा है, इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है, तो समझ में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हाँ, सेडिमेंटेशन मेथड या फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू हम कैसे किसी भी पॉलीमर का हम मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करते हैं, ठीक। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, डिटेल में समझेंगे, पूरा डेरिवेशन करेंगे, थ्योरी भी पूरा लिखा हुआ है। अब अपने अकॉर्डिंग नोट्स के अकॉर्डिंग नोट्स बना करके इसको एग्जाम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जितना उसमें डिमांड है, जैसा भी एग्जाम में डिमांड है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।